हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में। आज हम लोग एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने मिनिमम से मिनिमम टाइम में जो हमारा बायोलॉजी का स्कोर है उसको कैसे हम मैक्सिमाइज या बूस्ट अप कर सकते हैं। तो मैं वो आपको सभी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिस तरीके से आप कम से कम पढ़ के, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है, लगभग हमारे एग्जाम में अभी 45 दिन बचे हुए हैं, तो हम इन 45 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा जो बायोलॉजी का स्कोर है वो 320 या 330 के ऊपर निकल जाए। तो ये जो भी स्ट्रेटजी हैं ये केवल अब नीट के बेस पे नहीं है। देखो अभी तक क्या होता था बच्चों कि जो हमारा नीट का और एम्स का एग्जाम अलग अलग होता था, तो दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं, तो दोनों की स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती थी, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी अलग अलग होता था। लेकिन इस बार से क्या है कि हमारा नीट और एम्स कंबाइंड है, इसीलिए जो भी मैं स्ट्रेटजी, जो भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये दोनों का एनालिसिस किया है मैंने पूरा पिछले कई सालों के पेपर का, एम्स के और नीट के, और उनका कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो जिससे आप कम से कम एफर्ट्स डाल के ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट गेन कर पाएँ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय में ही आपको पूरा का पूरा बूस्टअप करके रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस स्ट्रेटजी में होता क्या क्या है। स्ट्रेटजी में देखो कई सारी चीज़ें आती हैं। स्ट्रेटजी में आपका लर्न करने का, मेमोराइज करने का तरीका भी आता है, जो कि मैं आपको वैसे जो भी वीडियो बताता हूँ, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, साथ साथ में जो भी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो भी बच्चे भूलते हैं, क्योंकि मैं भी कई साल पहले वहाँ उस फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि बच्चों की साथ याद करने में क्या क्या दिक्कतें आती थी, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे भी वो दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, तो मैंने उनका कैसे भी करके सॉल्यूशन निकाला। तो वो सभी मैं सॉल्यूशन जो भी मैंने मेहनत की उस टाइम में, तो मैं वो पूरा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो एक हो गया मेमोराइज करने का तरीका, ये एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। दूसरा होता है कि आप रिवीजन किस तरीके से कर रहे हो, ये भी एक स्ट्रेटजी है। और सबसे मेन स्ट्रेटजी होती है कि आप एग्जाम के पेपर को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। देखो बच्चों, आपने एक चीज़ गौर की होगी कि पहले जब स्टेट पीएमटी और ये अलग अलग सब एग्जाम होते थे, तो एक बंदे का अगर सिलेक्शन एक एग्जाम में हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता था कि मतलब सिर्फ उसका एम्स में हो गया, नीट नहीं निकला या स्टेट पीएमटी नहीं निकला या जिपमर या सीएमसी वेल्लोर नहीं हुआ। वो बंदा ऐसा होता था कि जिससे सभी एग्जाम क्रैक होते थे। तो यहाँ से एक बात डेफिनेटली निकल के आ सकती है कि उस बंदे को एग्जाम सॉल्व करने का तरीका आता था कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो हमारी सबसे मेन स्ट्रेटजी है कि हमको पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसके लिए ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपने पूरी 1-2 साल में क्या मेहनत की है वो एक तरफ है, और आप उस 3 घंटे में क्या कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको अलग से गाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है, क्योंकि इस समय हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वही है कि हमको कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है और कैसे उनको रिवाइज बार बार करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इस कम टाइम में ही हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाएँ। तो एक बात देखो बच्चों, अपने दिमाग में आप सेट कर लो कि आप जैसे तैयारी कर रहे हो, वैसे कई सारे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग मेहनत करते हैं, 95% लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं। अब एक चीज़ आप सेट करके चलो दिमाग में कि आप मेहनत से सिर्फ स्कोर जो अचीव कर सकते हो वो 500 तक का कर सकते हो। आप कितनी भी मेहनत कर लो, 500-510 तक का अचीव कर सकते हो। इतना आप सभी को मालूम है कि 500-510 पे कहीं कुछ नहीं होना है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको स्कोर करना है तो उसके लिए आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। वो स्मार्ट स्टडी की मदद से ही आप जितना ज़्यादा आप स्मार्टली करोगे उतना ही ज़्यादा आप 500 के ऊपर स्कोर कर पाओगे, 520, 30, 40, 50, 60 और 600, 650 तक। तो वो आपका जो भी 500 के ऊपर का स्कोर निकलता है, ये समझ लीजिए वो आपकी स्मार्ट स्टडी पर ही डिपेंड होता है, वो उसी की वजह से होता है। और जो हार्ड वर्क की वजह से होता है वो लगभग सिर्फ 500-510 तक ही पहुंचा सकता है आपको हार्ड स्टडी। तो इसीलिए आपको स्मार्टली काम करना है। कैसे क्या करना है मैं उसमें आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने अपना जो भी पूरा सिलेबस है उनकी यूनिट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट वो है जिसमें आपको इनपुट बहुत कम रखना है, उसमें आपको एफर्ट्स ज़्यादा नहीं डालने, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप मतलब कि इनपुट कम दोगे, टाइम चैप्टर में कम लगाओगे, लेकिन उन चैप्टर से या तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे या फिर जितने भी आएंगे उनमें से आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन की में उस चैप्टर में से वैरायटी ही नहीं होगी। तो पहला सेगमेंट मैंने वो रखा है जहाँ आपको कम एफर्ट्स डाल के कम इनपुट दे के आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। दूसरा मैंने ऐसा सेगमेंट रखा है जिसमें आपके
आपके इनपुट और आउटपुट दोनों बैलेंसिंग रहेंगे, मतलब कि उससे क्वेश्चन भी ठीक ठाक संख्या में आते हैं, लेकिन उसमें एफर्ट्स भी आपको उतने ही डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने में भी आपको बहुत दिक्कत होगी। और थर्ड सेगमेंट में मैंने वो चैप्टर या वो यूनिट डाली हैं जिसमें एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा डालने हैं, बहुत ज़्यादा इनपुट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम देना है आपको उनको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन उनसे या तो क्वेश्चन कम आते हैं या अगर क्वेश्चन आते भी हैं 3-4 तो वो उस तरीके से आते हैं कि आप उनमें से 2 तो गलत करोगे ही करोगे। जैसे कि मैं बात करूं अगर मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में आपने देखा होगा पिछले कई सालों का पैटर्न, वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, आपसे बोल देगा कि आपको 12-13 एग्जाम्पल दे दिए, उसमें से बोल देगा इनमें से किस में से सुपीरियर ओवरी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको गलत होने के चांसेस, क्योंकि अगर एक की भी अगर आपको उन 12 में से आपको अगर 10 के बारे में नॉलेज है और 2 के बारे में नॉलेज नहीं है, एक तो पहली बात ये क्वेश्चन आपके टाइम कंज्यूमिंग बहुत होते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको 10 की अगर नॉलेज है 2 की नॉलेज नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ने का मन तो करेगा नहीं, ईगो हर्ट हो जाता है बंदे का कि 10 अगर मुझे आते हैं तो मैं कैसे छोड़ दूं, तो इस वजह से वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा बेंट हो जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं, क्वेश्चन कम आते हैं और कम के साथ साथ जो भी आते हैं वो बच्चे नेगेटिव करके आते हैं। तो इस तरीके से मैंने टोटल 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया है। यूनिट को मैं जिस सीरीज में लिखूंगा आप उसी हिसाब से आपको वो पढ़ना है, मतलब कि उतना ही ज़्यादा टाइम उसको देना है, उतना ही उसी रिवीजन में आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है जो मैं आपको यहाँ अब सीक्वेंस बताता चलूँगा। ये तो मैं पहली फेज जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला चैप्टर या पहली यूनिट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पिछले 4-5 सालों से एम्स में, AIPMT में, नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें चैप्टर हैं देखो 7। ये NCERT 11th क्लास की चैप्टर 16 से स्टार्ट है और 16 से लेकर 22 तक, ठीक है। 7 चैप्टर हैं टोटल, और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अप्रॉक्स मिनिमम तो 12 तो पूछे ही जाने हैं और मैक्सिमम ये संख्या 15 से 16 तक जा सकती है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 12 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 से 16 क्वेश्चन तक हर साल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चैप्टर या ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक तो ये अपनी बॉडी की फंक्शनिंग है पूरी, हमारी बॉडी में कैसे क्या हो रहा है तो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं। मैंने जैसे कि खाना खाया, उस खाने के साथ क्या हुआ, वो खाना माउथ में था, माउथ के बाद कहाँ गया, इसोफेगस, स्टमक, वहाँ कैसे क्या प्रोसेसिंग हुई, कौन कौन से एंजाइम आए, तो मैं इसमें इसको फील कर पाता हूँ मैं। तो इसलिए मुझे थोड़ी एक विजुअलाइजेशन हो जाता है ऐसे चैप्टर में मेरा। तो ऐसे 7 चैप्टर ये हैं जिनमें आप फील कर सकते हो आप चीज़ों को, तो इस तरीके से आप इनको मेमोराइज भी जल्दी कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन आता है वो NCERT से आता है और सीधी लाइन उठ के आती है। जैसे आप आयोडीन किसके लिए चाहिए होता है, स्केलेटल सिस्टम में कौन सा जॉइंट क्या है, मतलब सीधी NCERT की लाइन से आता है, कहीं कोई घुमाया नहीं जाएगा आपको। तो इसलिए ये अपना सबसे फेवरेट टॉपिक होना चाहिए सबसे शुरुआत में। इसमें आप ये एकदम ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर मैं सोते में से भी उठा के पूछ लूँ कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या सैडल जॉइंट किस बोन के बीच में होता है, तो आप वो मुझे बता दें, ठीक है। या मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे कुछ कहीं से भी इन 7 चैप्टर में से पूछ लूँ तो आप सोते में भी मुझे उसका आंसर दे दें और वापस से जाके सो जाएं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको इस तरीके से अपने पूरे कमांड में रखना है। इसके बाद जस्ट आते हैं अपने, ये तो हो गया अपना पहला टॉपिक। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है जेनेटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AIPMT से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो एम्स में क्या है, एम्स में जो क्वेश्चन इससे आते थे और नीट में, ये जेनेटिक्स में मैं केवल 2 चैप्टर बता रहा हूँ जो कि 12th की NCERT का 5th और 6th चैप्टर है, मतलब कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और हेरिडिटी ऑफ वेरिएशन। सिर्फ मैं यहाँ 2 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इवोल्यूशन को मैंने अलग से रखा हुआ है। इन 2 चैप्टर से ही 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप समझ सकते हो यहीं से इसकी इंपॉर्टेंस कि मिनिमम इससे 10 क्वेश्चन तो हर साल नीट में आ ही रहे हैं। पिछले आप 4 साल का खुद का एनालिसिस करोगे तो आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन तो जेनेटिक्स से मिलेंगे ही मिलेंगे। मिनिमम 10 हैं और मैक्सिमम ये 12 हो सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है आपके कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, कैसे भी किसी हाल में आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद आया अपना जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद हमारा आता है रिप्रोडक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिप्रोडक्शन में क्या है, ये अपनी 12th की NCERT है, इसके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो हैं, 1st, 2nd, 3rd और 4th। अब देखो 1st चैप्टर में ऐसा कुछ है भी नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सी चीज़ें हैं। ऐसे ही 4th चैप्टर में, 4th चैप्टर जो अपना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें से ज़्यादा वैरायटी है ही नहीं क्वेश्चन की। जो अपने बस यही है कि कॉपर क्या करेगा, स्पर्मिसाइडल में क्या होगा, मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि आप कहीं से कर सकते हो। सिर्फ 2nd और 3rd चैप्टर हैं जो कि प्लांट रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म वाला और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये थोड़े से टफ पड़ेंगे, लेकिन आप इनसे नंबरिंग देखोगे अगर तो आपको खुद को लगेगा मिनिमम 8 क्वेश्चन हैं।
इन 4 चैप्टर से मिनिमम और मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। आप सोच सकते हो जिसमें फर्स्ट चैप्टर इतना कोई खास है नहीं, वो तो आप 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। ऐसे ही फोर्थ चैप्टर को भी आप 1 घंटे से पहले ख़त्म कर सकते हो। सिर्फ सेकंड और थर्ड चैप्टर ये आपको कम से कम देखो 8 से 12 क्वेश्चन देके जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करने का नहीं सोच सकते हो। ठीक है, अब ये 2 चैप्टर मान लो, इसमें से एंजियोस्पर्म का हो गया और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें से 2 चैप्टर में से आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन आप देखो थोड़ा सा अगर आपको इनपुट देना भी पड़ रहा है, लेकिन आउटपुट भी तो देखो भाई, आप लोग 8 से 12 क्वेश्चन दे के जा रहा है 2 चैप्टर हमको। तो ये भी आप दिमाग में रखें कि इन चैप्टर को आप नहीं भूल सकते। इसके बाद 4th नंबर पर आता है हमारा इकोलॉजी। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और हमको ये भी 8 से 12 क्वेश्चन देके जाता है, मिनिमम 8 से 12 क्वेश्चन। इस साल ही 2019 का जो नीट हुआ था इसमें 8 क्वेश्चन आए थे, और 2018 के में 12 क्वेश्चन आए थे, और 2017 के में 9-10 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से इससे लगभग हर साल मिनिमम 8 तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और 4 चैप्टर हैं। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। जो 12th की एनसीईआरटी है उसके आखिरी के टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सिंपल सी कहानी है, आपने पढ़ी है, बस उसमें जो भी कहानी उनको आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। और लेकिन इसमें से एक ईयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से लगभग। तो ईयर इसमें जो भी दिए हुए हैं वो सब आपको याद रखना, कौन सी पॉलिसी कब आई थी और कौन सी कन्फ्रेंस कहाँ हुई है। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन तो लगभग फिक्स है कि हर साल पूछे जाते हैं कि एक तो कन्फ्रेंस के ऊपर, कौन सी कन्फ्रेंस कहाँ हुई है, किस पे बेस्ड थी वो कन्फ्रेंस, और कौन सा पॉलिसी किस ईयर में आई थी। तो ईयर के ऊपर क्वेश्चन, पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इकोलॉजी की, ये 4 टॉपिक। इसके बाद एक और अपना बहुत अच्छा टॉपिक आता है साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी जिसको कि बोलते हैं। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप स्किप नहीं कर सकते हो। इसमें चैप्टर हैं मात्र 3, जो हमारी 11th की एनसीईआरटी है उसके 8th, 9th और 10th चैप्टर, मात्र 3 चैप्टर हैं। लेकिन उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं कितने हमारे, लगभग वही 8 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। जो अगर मैं 2019 की बात करूं नीट की, तो उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सेल साइकिल में से आपको क्या पूछेगा, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, उनका सीक्वेंस पूछ लेगा, डायग्राम देकर कुछ भी पूछ सकता है। सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या है, किसका फंक्शनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। और जब भी मैं इन टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा तो जहाँ भी ट्रिक है, जहाँ भी आप भूलने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ तो मैं आपको ट्रिक देता ही चलूँगा कि आपको कैसे याद करना है उन चीज़ों को। ये साइटोलॉजी, उसमें एक सिंपल सा छोटा सा एक चैप्टर अलग से आता है, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये आपको ये समझ लीजिए बोनस है। आप अगर कहीं भी थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हो तो ये चैप्टर ऐसा है कि आपको बोनस की तरह पे देके जाएगा। एक मात्र चैप्टर है ये, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें से कितने आ रहे हैं, लगभग 3 से 5, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आप आ रहे हैं इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा एक माह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन आए थे नीट 2019 में इससे, तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर क्या है। और क्या क्वेश्चन आएगा इसमें से, बस वही बैक्टीरिया की डिसीज है, फंगल की डिसीज है, किसमें एलिफेंटियासिस में क्या होता है। और एक क्वेश्चन आपसे उधर जो पीछे वाला सेगमेंट है आपके, जो हेरोइन, स्मैक वगैरह जो ड्रग है, वहाँ से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है इस चैप्टर से, या फिर मलेरिया की लाइफ साइकिल में से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की वैरायटी कुछ नहीं है, सिर्फ गिने चुने सेगमेंट से ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। लेकिन वो हमको 3 से 5 क्वेश्चन देके जा रहा है, मतलब कि लगभग हमको 12 से 20 नंबर देके जा रहा है ये एक मार्च चैप्टर। तो ये हमारा पहला सेगमेंट हुआ। ये वो हैं जिनको कि आप स्किप करने का सोच भी नहीं सकते हो, ये तो आपके कमांड में होने ही चाहिए। अगर आप देख लो, मैं कह रहा हूँ आपने एक साइड पे कुछ भी नहीं किया, इन 6 चैप्टर के अलावा, इन 6 चीज़ों के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप देखो कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे अगर आपने सिर्फ यही किया। क्योंकि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो सिर्फ इतने ही पोर्शन से आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, साइटोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इनको आप काउंट करोगे तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी से हैं। 90 में से सोच लो आप कितना परसेंटेज सिर्फ इन चैप्टर्स ने कवर किया है। आप खुद एनालिसिस करके देख सकते हो इन चीज़ों का। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें कि आपको इनपुट कम देना है और आपको आउटपुट जिसका कि ज़्यादा मिलेगा, आपको एफर्ट्स कम लगाने हैं। फिर आती है हमारी सेकंड सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट में क्या है, थोड़े एफर्ट्स हमारे ज़्यादा रहेंगे लेकिन आउटपुट भी उसमें से ठीक ठाक निकलता है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो थोड़ा चैप्टर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वाला फंस जाता है। जैसे कि मैं बात करूँगा डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी में क्या होता है बच्चों, चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 8-10,
जो कि यहाँ से अभी आ रहे थे। अगर आप देखोगे साइटोलॉजी में से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे थे और यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने साइटोलॉजी को फर्स्ट सेगमेंट में रखा है और डाइवर्सिटी को सेकंड सेगमेंट में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ से जो क्वेश्चन के वेरिएशन बनते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, आप उसमें क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो डाइवर्सिटी से क्वेश्चन बनता है उसमें आप सही करने की जगह नेगेटिव कर देते हो। कैसे? आपसे अगर पूछ लेगा एनिमल डाइवर्सिटी में से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछता है वो आपसे? वो आपसे पूछेगा कि इनमें से 7-8 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें से किसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में कितने ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको एक तो टाइम लगेगा, उसके चक्कर में आप अगले 3-4 क्वेश्चन छोड़ दोगे, और ये भी चांसेस हैं कि इतना टाइम देने के बाद भी आप सही ही कर पाओ, ये इसकी भी कोई वो नहीं है गारंटी, उसके बाद भी वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसीलिए डाइवर्सिटी को सेकंड सेगमेंट में रखा गया है। ऐसे ही उधर से भी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। वहाँ जो ऑप्शन भी रहते हैं, इतने सारे प्लांट्स के नाम है कि बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स इतने ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको सेकंड सेगमेंट में रखा है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी ठीक ठाक है। तो आप स्किप तो नहीं कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा भी आपको समय देने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी की लाइन है वो कर लो। अगर आप ऊपर से भी करके जाओगे ना तो भी आप 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, अगर आपने ऊपर से ही कर लिया, ज़्यादा नहीं डीपली नॉलेज ली है, फिर भी आप 5-6 क्वेश्चन कर सकते हो। इसीलिए मैंने इसको सेकंड सेगमेंट में रखा है। डाइवर्सिटी के बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इससे 2 चैप्टर हैं इसमें 12th क्लास की एनसीईआरटी में, और इससे 4 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सेकंड सेगमेंट में इसीलिए रखा है क्योंकि पूरी यूनिट है 2 चैप्टर की और 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ चैप्टर के नंबर कम है, इसीलिए हम आराम से इनको कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सेकंड सेगमेंट में डाला हुआ है। इसके बाद तीसरा चैप्टर यहाँ आता है इवोल्यूशन। इसको मैंने अलग से रखा हुआ है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल का पेपर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे को कंफ्यूज किया जा रहा है ऑप्शन में। तो वो यहाँ और एम्स में तो खासकर कि एम्स में तो इतने अच्छे से वो जो एनसीईआरटी में 2-3 डायग्राम है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो बच्चे को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है इसमें, तो बच्चा सही की जगह पे नेगेटिव करके आ जाता है। इसलिए इवोल्यूशन को सेकंड सेगमेंट में रखा है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, लेकिन और चैप्टर है सिर्फ एक ही, लेकिन वो एक तो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसीलिए फिर भी आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते हो। ऊपर से जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना आप अगर करोगे तो अगर 3 में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा, तब भी आपका हो ही सकता है। तो ये हमारा सेकंड सेगमेंट हुआ है जिसमें कि आपको एफर्ट्स और आपका जो आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट, ये दोनों बैलेंसिंग में है। इनपुट अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। यहाँ क्या था, आउटपुट बहुत ज़्यादा था, इनपुट कम था। तो ये सेकंड सेगमेंट हुआ। अब बात करेंगे हम थर्ड सेगमेंट की। थर्ड सेगमेंट ये है जिसमें कि आपको एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा डालने हैं, मतलब कि चैप्टर से क्वेश्चन तो कम आ रहा है लेकिन आपको उनके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, चैप्टर ज़्यादा हैं और वो जो भी हैं वो या तो मेमोराइज करने में इतनी मुश्किल है या फिर उनमें से समझने में आपको इतनी दिक्कत आएगी, याद करने में दिक्कत आएगी, और जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ज़्यादा टफ होगा जिसमें कि गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला चैप्टर जो अपना आता है वो आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी ये आते हैं अपनी 11th की एनसीईआरटी में 11 से 15 चैप्टर। इसमें क्या होता है, जो इन 5 चैप्टर हैं इनसे क्वेश्चन तो बन रहे हैं हमारे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से 7 से 8 पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनमें देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन की अगर ऐसे आप देखोगे 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर में एफर्ट्स देखोगे ना अपने, तो भैया आप इन 8 चैप्टर के लिए जितना एफर्ट डालोगे ना उतना अगर आप फर्स्ट सेक्शन वालों को डाल दिया ना तो इतने में आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितना एफर्ट, मान लो अगर मैं बात करूं इन 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ 5 घंटे लगा रहे हो, तो इतने ही इन 5 घंटों में आप वहाँ 16-17 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये सेगमेंट डिवाइड किए हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो होंगे इस तरीके से जैसे कि आप बात कर लो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, C3 C4 बंडल सीथ वाला चैप्टर, या फिर बोल दूं मैं ETS जो साइकिल है, वो मतलब इतना कंफ्यूजिंग होता है बच्चे के लिए कि बच्चा 11th क्लास में जब होता है उसको तो बहुत फोबिया रहता है इन चैप्टर्स का कि वो उसको समझ में आते ही नहीं है। जब वो बाद में एफर्ट्स डालता है समझ पाता है, लेकिन उसको अब याद रखना इतना मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप अगर एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा भी कवर कर लिया तो फिर भी आप इन 8 में से 4 क्वेश्चन तो
कर ही दोगे, क्योंकि कुछ तो सीधे लाइन से उठ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर की, उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतने ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा बार आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं उधर प्लांट ग्रोथ हार्मोन की, वहाँ भी आपको ऑक्सीजन के इतने सारे फंक्शन है, जिब्रेलिन के इतने सारे फंक्शन है, साइटोकाइनिन के इतने सारे फंक्शन है कि आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इनको लास्ट कैटेगरी में डाला है कि इन पे आप लास्ट में जब आपके पास बहुत ही टाइम बच रहा हो तब आप इन पे टाइम दें, क्योंकि अगर आपने ये 2 सेगमेंट कर लिए ना तो आपके नंबर बेटा अच्छे खासे तो यहीं बन चुके हैं। बस इनको कमांड में करना इस तरीके से कि आप इनके गलत होने के चांसेज आपके कम हो जाएं, प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाए। अगर आप इनको एक बार को स्किप कर भी दोगे तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आते हैं अपन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी। मॉर्फो एंड एनाट, इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा फोबिया रहता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में इतने ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जिसको कि बच्चे को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर हैं 2 और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3-4। अब इन मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको कोई भी दे देगा, 8-10 एग्जाम्पल दे दिए, उसमें से कौन सा सुपीरियर ओवरी है, कौन सा इन्फीरियर ओवरी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पहले तो सब मेमोराइज याद करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, ये कौन सी फैमिली का, ये लेलिएसी का है, ये सोलेनेसी का है, ये इसका है। तो फिर आपको सब अपने कॉन्सेप्ट को, पूरी जो भी चैप्टर की नॉलेज है, आपको पूरा उसको कंबाइंड करना पड़ेगा, और ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप इसके चक्कर में अगले 3-4 क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो ये इस टॉपिक को, जो भी क्वेश्चन है वो आप उनको, जब आप अपना पेपर का पहला सेगमेंट पूरा कर चुके हो उसके बाद ही इनको आप देखें। तो जब कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मैं फिर आपको बताऊंगा बाद में, पेपर कैसे करना होता है। तो और जो भी जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो जो भी इसमें ट्रिक है, पूरा चैप्टर वैसे ट्रिक पे है, ट्रिक से अगर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा हर चीज़ को याद करने की, तो आप उससे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इन 3-4 में से आप ये मान के चलिए आपके 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, अगर आपने ऊपर ऊपर से केवल एग्जाम्पल याद कर लिए हैं तो। इसीलिए इस चैप्टर को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और सबसे लास्ट में आता है अपना नॉर्मल टिश्यू वाला चैप्टर। टिश्यू वाले चैप्टर में अपना ह्यूमन टिश्यू आ गया, ये एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक अगला पोर्शन और आ जाता है अपना, जिसमें कि अर्थवर्म, फ्रॉग, कॉकरोच वगैरह है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, याद करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, और क्वेश्चन बनता है सिर्फ एक। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप देखना चाहें तो सिर्फ वो एडिपोसाइट वगैरह जो आगे वाला पोर्शन है, स्टार्टिंग के 3-4 पेज, बस उनको देख लें। अगले वाले जो पेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा है, कॉकरोच पूरा, अर्थवर्म पूरा, फ्रॉग पूरा, और क्वेश्चन आता है सिर्फ एक। तो आप उस एक के लिए इतना टाइम मत दें, क्योंकि आप जितने में ये एक चैप्टर ख़त्म कर पाएंगे, उधर इतने में तो आपका पूरा साइटोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा, और जहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ आपका बनेगा केवल 1 क्वेश्चन। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, ये वो मैंने पहले सेगमेंट आपको बांट के दिए हैं, जिस हिसाब से आपको इन 45 दिनों में अपने पढ़ना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है इन चैप्टर्स पे, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, साइटोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एफर्ट्स कम देने हैं और आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। फिर आता है ये, यहाँ आपके लगभग 20 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इस वाले सेगमेंट में से, डाइवर्सिटी, बायोटेक और इवोल्यूशन। और ये जो प्लांट फिजियो है, यहाँ आपके लगभग 10 से 12 ही क्वेश्चन निकल के आएंगे, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये भी गारंटी नहीं है कि जो आपने टाइम दिया है वो आपको एक्चुअल में एग्जाम में उसकी कुछ आपको वैल्यू मिले, क्योंकि जो 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 3-4 तो ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो गलत होंगे। और लेकिन अगर आपने ऊपर से भी पढ़ के गए हो, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं, फिर भी आप उन 12 में से 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो सीधी एनसीईआरटी की लाइन से आता है, क्योंकि तो इसलिए ये मैंने पूरा एनालिसिस करके एम्स और नीट के एग्ज़ाम पेपर का ये निकालें आपके लिए 3 सेगमेंट। तो आप जो भी पढ़ाई करें इसी तरीके से करें। फिर भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती, किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगा। ये तो बात हुई हमारे स्ट्रेटजी में किस तरीके से हमको चैप्टर की प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ना है, पढ़ना किस तरीके से। ये तो जब भी मैं आपको लेक्चर जब देता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं साथ ही साथ बताता चलता हूँ कि हमको किस तरीके से याद करना है। आगे मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको और रिवीजन और केमिस्ट्री होगी, जैसे कि उसमें किस तरीके से करना है, और कि हमको जो पेपर है, सबसे मेन तरीका अगर मैं मानता हूँ, मेन चीज़ जो मैं मानता हूँ वो मानता हूँ कि एग्जाम का पेपर आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि आपकी साल भर की और 2 साल की जो मेहनत है वो एक साइड होती है, आपके वो 3 घंटे एक साइड होते हैं। तो आपके वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनमें आपको किस तरीके से अपना बेस्ट देना है, तो उसका भी मैं एक तरीका बताऊँगा आपको जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है
तो आप नो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी कोचिंग लाइफ में सीखी थी, जिसकी बदौलत आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। ठीक है, तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई नर्वसनेस है, कुछ भी है, तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।